हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देसी जी के ट्रिक में। और दोस्तों, हम जैसे कि पढ़ रहे हैं भारत का प्राचीन इतिहास, और इसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल का इतिहास। तो दोस्तों, पहले तो हम जान लेते हैं कि वैदिक काल कौन सा काल है। जिस काल में वेदों की रचना हुई वही काल है, वो वैदिक काल कहलाता है। वैदिक काल का जो कालक्रम है वो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और इससे जो पहले कालक्रम था वो था सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व था। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। तो इस काल में है जो वेदों की रचना हुई, जिसमें से 4 वेद थे: ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। और इस वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। एक तो अपना ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, तथा उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। और ऋग्वैदिक काल में है जो ओनली ऋग्वेद की रचना हुई थी, और बाकी के जो भी ग्रंथ है और वेद है वो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। और दोस्तों, वैदिक काल का जो उत्पत्ति करता है वो आर्य माना जाता है। आर्य है जो मूल निवासी थे मध्य एशिया के, यानी कि मध्य एशिया से ये भारत आए थे। आर्य कोई जाति या प्रजाति नहीं है दोस्तों, यह एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। तो यहाँ पर दोस्तों हम पहले बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की, जिसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो ऋग्वैदिक काल में है जो ऋग्वेद ग्रंथ की रचना हुई, जिसके संकलन करता थे महर्षि कृष्णदेवपायन, जो कि एक संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। और इन्हें है जो वेद व्यास भी कहा जाता है दोस्तों। और इसको है जो 3 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद के 3 भाग है: साकल, बालखिल्य और वासकल। इनमें भी दोस्तों अलग अलग सूक्त है, जिसमें साकल में 1017 सूक्त है, और बाल खिल्य में 11 सूक्त है, और वासकल में 56 सूक्त है। और ऋग्वेद में है जो देवताओं की स्तुति का वर्णन है। और ऋग्वेद में है जो इंद्र शब्द का प्रयोग 250 बार, अग्नि शब्द का प्रयोग 200 बार, और गंगा शब्द का प्रयोग 1 बार, यमुना शब्द का प्रयोग 3 बार, तथा गाय शब्द का प्रयोग है वो 176 बार हुआ है। यानी कि इसी से हम पता लगा सकते हैं कि गाय का कितना महत्व था उस टाइम। और ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे उनको बोला जाता था होत्रु। ये भी आप दोस्तों ध्यान रखें, क्योंकि अलग अलग वेदों के, यानी कि जो 4 वेद हैं उनके अलग अलग पुरोहित हुआ करते थे। इसमें ऋग्वेदिक काल के जो पुरोहित होते थे उनको बोला जाता था होत्रु। अब दोस्तों, अगर बात करें ऋग्वेद की, तो इसमें 10 मंडल थे, और 8 अष्टक थे, और 1028 सूक्त थे। और इन सूक्तों में 10,580 मंत्र थे। और जो 10 मंडल थे वो आपको जरूर ध्यान रखा दोस्तों। और इनमें जो अलग अलग मंडल थे उनमें अलग अलग जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो किस प्रकार से हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो द्वितीय मंडल था उसमें जो प्रत्येक मंत्र की शुरुआत होती थी वो अग्नि अग्नि की स्तुति के साथ होती थी। और जो तृतीय मंडल है उसमें है जो अपना गायत्री मंत्र है। और ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि गायत्री मंत्र है वो किस में वर्णित है। यह है जो अपने ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है जो इसका वर्णन है गायत्री मंत्र का, और यह है जो विश्वामित्र द्वारा लिखा गया। और इस प्रकार दोस्तों बात करें तो अपने चतुर्थ मंडल में है जो कृषि की चर्चा हुई है। और सप्तम मंडल में एक प्रमुख युद्ध की जानकारी मिलती है जिसका नाम है 10 राग युग। और ये सप्तम मंडल है वो गुरु वशिष्ठ द्वारा लिखा गया। अगर मैं बात करूँ 10 राग युद्ध की, तो यह दोस्तों इसे हम कह सकते हैं कि जो सबसे पहले लड़ा गया युद्ध है वो 10 राग युद्ध है, जो कि रावी या फिर पौरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया। इसमें दोस्तों 10 राग का मतलब है 10 राजा, और ये 10 राजा थे। इनमें से थे 5 आर्य और 5 अनार्य। ये युद्ध किस लिए हुआ था दोस्तों? और इस टाइम जो राजा थे उनका नाम था सुदास, और ये है सुदास है वो भरत या फिर त्रिशु वंश के राजा थे। सुदास ने क्या किया दोस्तों, विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर गुरु वशिष्ठ को है जो पुरोहित बना दिया। इसी कारण है जो विश्वामित्र ने 10 राजाओं को इकट्ठा किया, जिसमें से 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। और इनका युद्ध हुआ था राजा सुदास के साथ, जिसमें सुदास की विजय होती है। तो दोस्तों आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि 10 राग युग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका वर्णन है जो सप्तम मंडल में है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं। अगर बात करो दोस्तों 9वें मंडल में, तो इसमें जो सोम की जानकारी मिलती है। सोम एक प्रकार का पेय पदार्थ है जो कि मुंजवत पर्वत से प्राप्त किया जाता था, और यह है जो सबसे अधिक पिए जाने वाला एक पेय पदार्थ था उस समय का।
और अगर बात करूँ मैं 10वें मंडल की, तो ये सबसे नवीन मंडल था और इसके भी 3 प्रमुख सूक्त थे, पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त। अगर मैं बात करूँ दोस्तों वर्ण की, ठीक है, तो सबसे पहले जो वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ था वो 10वें मंडल में हुआ था। और वर्ण है जो, इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। और इन चारों का नाम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो इनको भी भगवान के अलग अलग जो अंग है उनके अंगों से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। जैसे ब्राह्मण की उत्पत्ति है वो भगवान के मुख से मानी गई, और क्षत्रिय जो कि युद्ध में भाग लिया करते थे और इनका काम था रक्षा करना, और इनको है जो भगवान के जो भुजा है उनसे इनकी उत्पत्ति या फिर उनके समान है वो इनको माना गया। और वैश्य को भगवान की जांघों के समान माना गया, और शूद्र को भगवान के पैरों में रखा गया, ठीक है। वैश्य जो व्यापार करते थे, शूद्र जो निम्न वर्ग के थे, दास लोग, उनको है जो इस कैटेगरी में रखा गया। यानी कि जो वहाँ का समाज था वो कोई वंश आधारित नहीं था। वहाँ पर जो व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती थी वो उनके कार्य यानी कि क्रम पर दिया जाता था। यानी कि जो जितना पढ़ा लिखा था उनको ब्राह्मण की श्रेणी में रखा गया, और जो अच्छे रक्षक थे और युद्ध के अच्छे ज्ञाता थे उनको क्षत्रिय की श्रेणी में रखा गया, और जो व्यापारी लोग थे उनको वैश्य, और जो दास लोग थे उनको शूद्र की श्रेणी में रखा गया। अब बात करते हैं दोस्तों यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद है वो उत्तर वैदिक काल का वेद था। और अगर मैं बात करूँ उत्तर वैदिक काल में, तो यहाँ पर है जो सबसे ज़्यादा प्रमुख था भूमि, ठीक है। जिसके पास जितनी भूमि थी वो उतना ही अमीर था। अगर मैं बात करूँ यजुर्वेद की, तो इसमें 40 अध्याय है और 1990 मंत्र है, और इनके जो पुरोहित थे उनको कहा जाता था अदर्यो। जैसे ऋग्वेद के जो पुरोहित थे उनको होतृ कहा जाता था, इसी प्रकार आप ध्यान रखें दोस्तों, यजुर्वेद के पुरोहित को अद्रव्य कहा जाता था। और यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों व नियमों की जानकारी मिलती है दोस्तों, और इसमें जो बलि प्रथा की भी जानकारी मिलती है। यजुर्वेद को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया, एक तो है कर्षण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। और जो शुक्ल यजुर्वेद था वो एक पद भाग में था, और कर्षण यजुर्वेद था वो गद्य शैली में था। अब बात करते हैं दोस्तों सामवेद की। सामवेद में जो संगीत व गायन से संबंधित जानकारी है वो सामवेद में मिलती है, और ये भारत का पहला संगीत ग्रंथ माना जाता है। यानी कि भारत के जो पहले संगीत ग्रंथ की जो उपमा दी गई वो सामवेद को दी गई। अब बात करते हैं दोस्तों इसके पुरोहित की। तो सामवेद के पुरोहित को कहा जाता है उद्गाता। और इसमें दोस्तों टोटल अगर दोस्तों मंत्रों की बात की जाए तो इसमें 1549 मंत्र थे, और इसके 3 भाग थे, कौथुम, राणायनीय और जमीनिया। तो इसे भी दोस्तों आप ध्यान रखें कि सामवेद के 3 भाग थे, कौतुम, राणायनीय और जमीनीय। अब बात करते हैं दोस्तों अथर्ववेद की। अथर्ववेद को दोस्तों उस समय का सर्वश्रेष्ठ वेद माना जाता है, इसे लौकिक वेद भी कहा जाता है। इसमें जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण, औषधि आदि के बारे में है जो जानकारी अच्छे से दी गई है दोस्तों। सबसे लोकप्रिय भी था और श्रेष्ठ वेद भी था, और इसके जो पुरोहित थे उनको कहा गया ब्रह्म। और अथर्ववेद के जो रचनाकार थे वो थे अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि, 2 थे, अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि। और इसके 2 भाग है दोस्तों, शौनक और पीपलाद। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे कि जो वैदिक काल है उनका विस्तार कहाँ तक था, और वहाँ के जो लोग थे वो कैसा अपना जीवन, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन कैसा था। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों अपने हिंदुस्तान की या भारत की, तो एक प्रदेश था सप्त सैंधव प्रदेश, जिसमें है जो 7 नदियाँ थी। यानी कि जो पंजाब में आने वाली 5 नदियाँ और प्लस सरस्वती और सिंधु, इनको मिलाकर टोटल 5 नदियाँ थी। और यहाँ का जो आसपास का क्षेत्र था उसे सप्त सैंधव है जो प्रदेश कहा जाता था। तो अगर दोस्तों मैं बात करूँ ऋग्वेदिक काल की, तो ये जो सप्त सिंधु वाला प्रदेश है यहाँ ही इसका है जो भौगोलिक विस्तार हुआ था दोस्तों। और इसके बाद है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में है जो यहाँ विस्तार है जो बढ़कर है वो दक्षिण में नर्मदा नदी तक चला गया, और पूर्व में है जो गंडक, जिसे सदानीर नदी भी कहा जाता है, वहाँ तक है जो इसका विस्तार हो गया था। अगर मैं बात करूँ दोस्तों सप्त सिंधु प्रदेश की, तो यहाँ पर जो है जो दोस्तों 7 नदियाँ हैं जो प्रमुख है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सरस्वती और सिंधु। और इन जो नदियाँ हैं जिसे हम आज के नाम से जाने जाते हैं, इनको है जो इनके भी प्राचीन अलग अलग नाम था, जिसमें झेलम को वितास्ता, चिनाब को आस्किनी, रावी को पौरुषणी और व्यास को विपाशा, और सतलज नदी को शतुराद्री नदी भी कहा जाता था दोस्तों। और सरस्वती और सिंधु है जो ये है जो इनके प्राचीन नाम हैं। तो मैं आपको दोस्तों वापस बता देता हूँ कि ऋग्वेद में है जो गंगा का उल्लेख है वो 1 बार हुआ था, यमुना का उल्लेख है वो 3 बार हुआ था, और सबसे ज़्यादा जो नदी है उसका नाम है सिंधु नदी। यानी कि सिंधु नदी का जो उल्लेख है वो
ऋग्वेद में है जो सबसे अधिक हुआ है दोस्तों, और सबसे जो पवित्र नदी है वो माना गया है सरस्वती को। वेद में, जिसे ऋग्वेद में नदीतमा, देवीतमा तथा बुद्धि की देवी भी कहा गया है। अगर दोस्तों बात करें ऋग्वेद में, तो यहाँ पर दोस्तों पर्वत की भी जानकारी मिलती है। पश्चिम हिमालय को हिमवत कहा गया, और इसी हिमवत पर एक मुंजवत पहाड़ी पर है जो सोमरस से निकलने वाला पेय पदार्थ है वो मिलता था। अगर दोस्तों बात करें मरुस्थल की, तो यहाँ पर है जो मरुस्थल के लिए धनु शब्द का प्रयोग हुआ गया, और समुद्र के लिए प्रावत शब्द का प्रयोग हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार के बारे में। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल के जो राजा थे वो अपने भूमि का विस्तार है वो लोहे से क्या करते थे, यानी कि लोहे के औजार हुए हथियार से वो भूमि का अपना विस्तार करते थे। और इसका जो प्रमाण मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जिसमें जो दो राजा थे विदत माधव व गौतम रावगढ़, जिन्होंने अपने जो भूमि का विस्तार किया था वो सदानीरा गंडक नदी तक किया था, और इसे है जो दूरस्थ प्रदेश की संज्ञा दी गई। और इन्होंने जो अपना क्षेत्र का विस्तार किया था वो आग के गोले और लोहे के प्रयोग से किया था। तो पहले बात करते हैं दोस्तों वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो पहले भी मैंने आपको बताया है कि वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व है, और इसमें जो दो भागों में अलग अलग विभाजित है। एक अपना है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक जो काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। अगर मैं बात करूँ ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक इकाई की, तो इसका नाम है जन, और उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक इकाई वो है जनपद, यानी कि जन से जनपद में बदल गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो पद अधिकारी है उसको मंत्रिण कहा गया, और जो उत्तरवादी कालीन में जो पद अधिकारी था उसको रत्निन की संज्ञा दी गई। रत्निन के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। उत्तरवादी कालीन में 12 रत्निन हुआ करते थे। अगर मैं बात करूँ यहाँ के कर प्रणाली की, तो ऋग्वैदिक कालीन में जो कर प्रणाली थी वो स्वैच्छिक थी, यानी कि जनता अपनी स्वेच्छा से राजा को कर देती थी, परंतु उत्तरवैदिक कालीन में कर प्रणाली है वो नियमित हो गई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऋग्वैदिक कालीन और उत्तरवैदिक कालीन में बहुत ही डिफरेंस है। जहाँ पर ऋग्वैदिक कालीन में गायों को बहुत ही प्राथमिकता दी गई, वहीं उत्तरवैदिक काल में भूमि की अवधारणा ने जन्म लिया, यानी कि ऋग्वैदिक कालीन में जिसके पास ज़्यादा गायें होती वो उतना ही अमीर होता, परंतु उत्तरवैदिक काल में यह है जो भूमि के रूप में बदल गई, क्योंकि इस समय लोहे की खोज हो गई और लोहे के औजार बनने लगे और युद्ध में इनका प्रयोग होने लगा। इसी कारण में इनका क्षेत्र विस्तार होने लगा, जिसमें भूमि की अवधारणा है जो जन्म लेती है। अगर मैं बात करूँ ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख संस्थाएं, तो इसमें सभा, समिति और विदत ये प्रमुख है। और अगर मैं बात करूँ उत्तरवैदिक कालीन संस्थाएं, तो इसमें सभा और समिति दो ही रह गई। तो दोस्तों पहले बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। तो ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों का जो समूह था, जिसमें 5 आर्य थे, पंचजन्य कबीला उनको कहा जाता था, यानी कि यहाँ का जो जन समूह था वह कबीलाई के रूप में हुआ करता था दोस्तों, जिसमें 5 प्रकार के आर्य होते थे। और इन 5 आर्यों के नाम है अनु, द्रुह, यदु, तुर्वस और पुरु। और ये 5 आर्य वही हैं जो 10 राग युग में इन्होंने भाग लिया था। 5 आर्य थे और 5 अनार्य, और ये 5 आर्य यही हैं दोस्तों, अनु, ध्रुव, यदु, तुर्वस और पुरु। तो यहाँ पर जो राजनीतिक इकाई हुआ करती थी वो हुआ करती थी जन। अगर मैं जन को परिभाषा में बताना चाहूँ तो ये कबीलाई लोगों का समूह था। इस जन का प्रमुख राजा होता था, जिसको जनस्य गोपा या फिर गोपति भी कहा जाता था, यानी कि गायों की जो सेवा करता है, क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन में जो प्रमुख स्थान था वो गायों का था, और गायों के लिए ही लूट हुआ करती थी दोस्तों, और गायों को ही प्रमुख माना जाता था। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर जो अलग अलग अधिकारी है उनकी बात करूँ, तो इसमें जो दुर्गपाल हुआ करता था उसको पूरब कहा गया, और जो गुप्तचर होते थे जो गायों की गुप्त जानकारी देते उन्हें स्पष्ट कहा गया, और जो चारागाह का प्रमुख हुआ करता था उसे बृहस्पति कहा गया, और पुलिस को उग्र कहते थे, और जो राजा का सेवक था उसे उपस्थिति कहा गया, और व्यापारी के लिए पणि शब्द का उपयोग किया गया। और इसमें जो प्रमुख जो सहायक अधिकारी था राजा का वो हुआ करता था पुरोहित। पुरोहित को मार्गदर्शक, मित्र और युद्ध विजय के लिए जो कामना करता था वो पुरोहित होता था, यानी कि जो राजा का जो प्रमुख था वो पुरोहित था। अब बात करते हैं दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था में जो राजा का चुनाव होता था वो किस प्रकार होता था। तो यहाँ पर जो राजा चुनने की जो प्रथा थी वो वंशानुगत भी थी और गणतंत्रात्मक भी थी, यानी कि जो जनता थी वो राजा को चुनती थी, यानी कि यहाँ पर जो योग्य पुरुष होता था उसी को ही राजा बनाया जाता था, या तो वो राजा का पुत्र हो सकता है या फिर कोई अन्य अधिकारी जो योग्य हो।
ऋग्वैदिक कालीन में दो संस्थाएं थी, सभा और समिति। समिति के द्वारा राजा का चुनाव किया जाता था दोस्तों, और इस समिति का प्रमुख ईशान कहलाता था। यह समिति आज के लोकसभा के समान थी दोस्तों, जिसमें राजा का चुनाव है जो इनके सदस्य द्वारा किया जाता था। अगर यहाँ पर बात करें कर प्रणाली की, तो मैंने पहले भी बताया है कि जनता द्वारा राजा को स्वेच्छा से जो उपहार दिया जाता था वहाँ दे सकते थे, और उसे बलि कहा जाता था। यानी कि जो स्वेच्छा से जो उपहार दिया जाता था उसे बलि कहा गया। और दोस्तों जो जब युद्ध के लिए जाते थे और उसमें जो लूट का सामान प्राप्त होता था, जिसमें गाय या वस्तु होती थी, उसे लोमन कहा गया। और इस लोमन का बंटवारा है जो समिति के द्वारा ही किया जाता था। यानी कि अगर बात करें समिति की, तो समिति के बहुत सारे काम थे, जिसमें प्रमुख थे राजा का चुनाव करना, और जो लूट का बंटवारा है उसको समिति द्वारा अलग अलग जगह बांटना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सभा की, तो यह 60 जनों की सभा थी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों भाग ले सकते थे। और समिति के बारे में हमने चर्चा कर लिया दोस्तों। अगर मैं बात करूँ विदत की, तो यह सबसे प्राचीन संस्था थी और इसमें सर्वाधिक सदस्य हुआ करते थे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो क्षेत्रीय विस्तार हुआ था वो ज़्यादा हुआ था, इसी कारण जन को जनपद की संज्ञा दी गई। और यह जनपद बने जो प्रमुख वो थे कुरु, पांचाल, कैकेयी, यहाँ उस समय के प्रमुख जनपद थे। और इन जनपद का विस्तार है वो युद्ध से, या फिर लोहे की कुल्हाड़ी से, या फिर आग का गोला फेंकने से इन क्षेत्रों का विस्तार हुआ है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर प्रमुख जनपद की, तो उसमें एक कुरु जनपद है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यह जनपद है वो दो जन से मिलकर बना है, पूर्व और भरत। और यह कुरुक्षेत्र है वो आज का दिल्ली व हरियाणा का क्षेत्र है दोस्तों। और इसकी जो प्रथम राजधानी थी वो थी आसंदवित। और इसके जो एक राजा थे जिसका नाम था परीक्षित, और इसे अथर्ववेद में मृत्यु का देवता भी कहा गया है दोस्तों। और इसके बाद में कुरु की राजधानी हस्तिनापुर भी रही है। और यहाँ पर एक राजा था जिसका नाम था नीचस्को, और इसने अपनी राजधानी है वो कौसंबी को बनाया। और अगर मैं बात करूँ पांचाल जनपद की, तो यह भी दो जन से मिलकर बना है, कृवि और तुर्वस। और यहाँ पर एक प्रमुख जो राजा थे उनका नाम था प्राहण जैबली। और दोस्तों हम जनपद पर अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, जिसमें 16 जनपद शामिल होंगे। और उनकी जो राजधानी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अक्सर उनका क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिलता है, तो उस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाएंगे दोस्तों। और अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो राजा की भूमिका थी वो किस प्रकार से थी। तो यहाँ पर राजा को भूपति कहा गया, जैसे कि ऋग्वैदिक कालीन में गोपति कहा गया, जिसमें गायों की बहुत महत्व दिया जाता था। और उत्तर वैदिक कालीन में भूमि की अवधारणा ने जन्म लिया, इसी कारण राजा को है वो भूपति कहा गया, यानी कि भूमि का स्वामी। और यहाँ पर जो संस्थाएं थी उनका वर्चस्व कम होने लगा, और यहाँ पर ओनली दो संस्थाएं बच गई, सभा और समिति। उनका भी ज़्यादा महत्व नहीं रहा, यानी कि जो राजा चाहता था वो ज़्यादा होने लगा था। और उत्तर वैदिक कालीन में है वो राजा का महत्व बहुत ही बढ़ गया, और अलग अलग जो उपाधियाँ है वो राजा धारण करने लगे। और ये चीज़ें हमने ध्यान रखनी है दोस्तों। जो पूर्व में जो प्रमुख राजा था उसको सम्राट कहा जाता था, और जो पश्चिम में जो स्वामी था उसको सौराट कहा जाता था, और उत्तर में जो राजा था उसे विराट, और दक्षिण में जो राजा था उसे भोज कहा जाता था। अब बात करते हैं दोस्तों राजा के अधिकारी के बारे में। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो राजा के अधिकारी थे उनको रत्निन कहा गया, और ये टोटल 12 थे दोस्तों, जरूर ध्यान रखें। और कान में रतन दान करने वाले ही रत्निन कहलाते थे, यानी कि जो रत्निन थे उन्होंने कान में रतन धारण किया हुआ था, इसी कारण वो रत्निन कहलाए। और इसमें जो 12 रत्निन थे उनके नाम हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो सेनानी, पुरोहित, महिषी जो कि रानी का प्रमुख था, युवराज, ग्रामीणी, रथकार, और संग्राहित जो कि कर इकट्ठा करता था, भागदूत जो कि कोषाध्यक्ष था, दूत जो कि राजा का सारथी हुआ करता था, अक्षवाप जो कि धूर्त कीड़ा में सहयोगी था, और पालागल जो कि एक प्रकार से राजा को हंसाने का कार्य करता था, जो कि राजा का एक मित्र हुआ करता था, गोवी करता यानी कि जो शिकार के समय जो राजा के साथ जाता था उसे गोवी करता कहा गया। तो इस प्रकार दोस्तों ये राजा के 12 रत्न हुआ करते थे जो कि राजा के सहयोगी थे। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन कर प्रणाली के बारे में। और यह कर प्रणाली है वो नियमित थी दोस्तों, और जिसे ऋग्वैदिक कालीन में बलि कहा गया। और यह जो बलि है वो कर है वो नियमित हो गया दोस्तों। यह उपज का 1/6 भाग था, यानी कि जो भी जनता अपने खेत में
उपज या फिर कृषि करते थे उनका 1/6 भाग है वो राजा को दिया जाता था। अगर मैं बात करूं अन्न या फिर पशु या किसी भी रूप में दे सकते थे, यानी कि अन्न और पशु के रूप में 1/6 भाग है वो राजा को कर के रूप में दिया जाता था। अब दोस्तों बात करते हैं वैदिक कालीन समाज के बारे में, यानी कि यहाँ का परिवार कैसा था, किस प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी, स्त्रियों की दशा कैसी थी, यहाँ का खान पान कैसा था, वेशभूषा और मनोरंजन, इन सब के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन समाज के बारे में। तो यहाँ पर जो परिवार था वो संयुक्त परिवार था, यानी कि सभी एक साथ रहते थे। तो यहाँ पर दोस्तों परिवार था वो संयुक्त परिवार था और यहाँ पर 4-4 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे, यानी कि आज के समय में 2 पीढ़ी साथ रहना मुश्किल है, वहीं ऋग्वैदिक कालीन में 4-4 पीढ़ियाँ एक साथ रहती थी। और इनमें जो संयुक्त परिवार था इनमें मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों के लोग हैं वो साथ रहते थे, यानी कि जो ममेरे मौसेरे चचेरे भाई है वो सभी साथ रहते थे और उनको नरपत कहा गया, यानी कि जो कजन्स है उनको क्या कहा गया, नरपत, जिसमें सारे भाई आते थे, ममेरे मौसेरे और चचेरे भाई। और यहाँ पर जो परिवार था वो पितृ सत्तात्मक था, यानी कि जो पुरुष करते थे वहीं घरों में चलता था। अब बात करते हैं दोस्तों वर्ण व्यवस्था के बारे में। दोस्तों वर्ण का साधारण अर्थ होता है रंग, और यहाँ पर जो वर्ण का अर्थ है वो है चुनना, यानी कि जो व्यवसाय चुनते थे लोग उसी के आधार पर अलग अलग वर्ण में इनको बांटा गया दोस्तों, जो कि क्रम आधारित था, यानी कि जिस प्रकार का उनका क्रम था उसी प्रकार से वे अलग अलग वर्ण में चुने जाते थे, यानी कि यहाँ पर रंग वाली कोई अवधारणा नहीं थी। और अगर बात करें ऋग्वेद के 10वें मंडल में तो पुरुष सूक्त में 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्ण है वो ऋग्वैदिक कालीन में चलते थे दोस्तों, जिसमें अलग अलग लोगों को क्रम के आधार पर इन वर्णों में विभाजित किया गया दोस्तों। तो यहाँ पर ये दोस्तों लाइन इम्पॉर्टेंट है कि 4 वर्ण है वो कहाँ पर लिखे गए, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण है वो दिए गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्त्रियों की दशा के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों स्त्रियों की दशा थी वो बहुत ही अच्छी थी, अच्छी नहीं कहे तो सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में एक शब्द का प्रयोग किया गया जिसका नाम है जाय देशतम, यानी कि पत्नी ही घर है। सभा व समिति में महिलाएं भाग लिया करती थी और युद्ध में भी जो महिलाएं हैं वो भाग लेती थी। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि स्त्रियों की दशा थी वो ऋग्वैदिक काल में सर्वश्रेष्ठ थी। और बात करें दोस्तों बाल विवाह, तो यहाँ पर बाल विवाह अलाउ नहीं था। 16-17 वर्ष की आयु जो कि यहाँ पर एक विवाह के लिए उचित आयु मानी गई दोस्तों। और विधवा विवाह का प्रचलन भी था, यानी कि जो विधवाएं थी वो पुनः विवाह कर सकती थी। यहाँ पर सती प्रथा, पर्दा प्रथा, तालाक, इस प्रकार की व्यवस्थाएं है वो उपस्थित नहीं थी। और यहाँ पर दोस्तों हम प्रमुख जो महिलाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसमें एक नाम आता है अपाला। अपाला नाम की महिला है जो कि आजीवन अविवाहित रही और अविवाहित महिला को अमाजू कहा गया। और अपाला नाम की महिला को पिता की संपत्ति में भी अधिकार मिला था। और यहाँ पर दोस्तों पढ़ी लिखी महिलाएं भी थी जिनको विदुषी कहा गया। और ये जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी इनमें दोस्तों आप जरूर ध्यान रखें, अपाला, गोसा और लोपामुद्रा ये प्रमुख महिलाएं थी जो कि पढ़ी लिखी महिलाएं थी, जिनका ऋग्वैदिक कालीन में बहुत अच्छा स्थान है और आज भी इन महिलाओं को जाना जाता है। तो इसके नाम आप जरूर ध्यान रखें दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ के खान पान के बारे में। तो यहाँ के लोग हैं वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। अब बात करते हैं दोस्तों मनोरंजन। तो यहाँ पर दोस्तों ये लोग मनोरंजन के लिए रथ दौड़, घुड़दौड़, शिकार, जुआ, नाटक, संगीत, गायन, पर्व, त्योहार आदि है वो मनोरंजन के लिए खेलते थे और अलग अलग पर्व और त्योहार मनाते थे। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में। तो यहाँ पर भी दोस्तों परिवार थे वो पितृसत्तात्मक थे और यहाँ पर जो संयुक्त परिवार की प्रथा थी वो 2 या 3 पीढ़ी तक की चलती थी, यानी कि जहाँ पर ऋग्वैदिक काल में 4-4 पीढ़ियाँ एक साथ रहती थी और यहाँ पर है वो 2-3 पर आ गई। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों वर्ण व्यवस्था के बारे में, तो यहाँ पर 4 वर्गों में सामाजिक, धार्मिक व अन्य कार्यों में विभेद हो गए, यानी कि यहाँ पर जो वर्ग था वो अब कर्म के आधार पर नहीं रहा। तो यहाँ पर दोस्तों हम पहले पढ़ते हैं वैदिक कालीन आर्थिक जीवन, और इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, क्रय विक्रय और परिवहन, इन क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहले बात करते हैं दोस्तों कृषि। तो हम पहले ऋग्वैदिक काल की चर्चा करेंगे, उसके बाद में उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। और मैंने पहले भी बताया था कि
ऋग्वैदिक काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है और उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। तो पहले बात करते हैं दोस्तों ऋग्वैदिक काल के बारे में, और इसमें जो पहले हम डिस्कस करेंगे वो कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो कृषि हुआ करता था वो द्वितीयक पैसा था, यानी कि जो प्राथमिक थी वो गाय थी, यानी कि जिसके पास जितनी गाय थी वो उतना ही धनवान था। कृषि को है वो सेकंड पर रखा गया। और यहाँ पर दोस्तों अश्विन ने मनु को हल चलाना सिखाया और ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि पर चर्चा हुई है दोस्तों। और हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन लोग हैं वो कृषि क्या करते थे, और यह जो उपजाऊ खेत थे उनको उर्वरा कहते थे। और यहाँ पर जो दोस्तों जुते हुए खेत को छत्र कहा जाता था, और यहाँ पर हल से बनी जो रेखाएं हुआ करती थी उनको सीता कहा गया। और यहाँ पर दोस्तों कृषि के लिए बैल, हल, खाद, खलियान आदि का उपयोग करते थे दोस्तों। और ये फसल के रूप में यव, जिसे जौ कहते थे, अनाज आदि है वो उगाते थे दोस्तों। यहाँ पर सिंचाई भी किया करते थे। और ऋग्वैदिक काल के लोग सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग नहीं करते थे। तो ये दोस्तों आप जरूर ध्यान रखें कि जो नहरों का प्रयोग किया जाता था वो उत्तरवैदिक काल में किया जाता था। और यहाँ पर दोस्तों ओनली सिंचाई हुआ करती थी पर नहरों से नहीं हुआ करती थी। अब बात करते हैं दोस्तों पशुपालन के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों पशुपालन का उपयोग है वो यातायात, खाद्यान्न और विनिमय और कृषि के लिए किया जाता था दोस्तों। और पहले भी दोस्तों मैंने बताया था कि जो प्रमुख पशु है वो गाय है, और गाय शब्द का प्रयोग है वो ऋग्वेद में 176 बार हुआ है। और गाय शब्द के लिए अग्गण्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अग्गण्य का मतलब होता है जिसे मारा ना जाए, यानी कि गाय को बहुत ही महत्व दिया जाता था दोस्तों। और गाय था वो संपत्ति का द्योतक था और ईश्वर से स्तुति करते थे यहाँ के लोग। तो पुत्र के साथ साथ गायें भी मांगते थे। तो यानी कि यहाँ पर गायों का बहुत ही महत्व था। और राजा को गोपति कहा गया, अतिथि को गोहन कहा गया, धनी व्यक्ति को गोमत कहा गया, शाम के समय को गो दूली वेला कहा गया, और दूरी मापने के लिए जो यंत्र है उसे गौ यतु कहा गया, पुत्री को दुहिता कहा गया, जो कि कहीं ना कहीं गायों से संबंधित है। अब बात करते हैं दोस्तों शिल्प एवं उद्योग के बारे में। तो यहाँ पर जो प्रमुख उद्योग थे वो वस्त्र के उद्योग थे। यहाँ पर कपास का ज्ञान नहीं था परंतु ऊन का ज्ञान था। अगर मैं बात करूं दोस्तों धातु, तो ये धातु के रूप में अयस्क का प्रयोग करते थे, और ये तांबे व कांसे के धातु का प्रयोग करते थे। और यहाँ पर सोना, तांबा, कांसा आदि की जानकारी है वो इनको थी दोस्तों। परंतु दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन लोगों को लोहे व चांदी का ज्ञान नहीं था। तो ये दोस्तों आप जरूर ध्यान रखें। और यहाँ पर दोस्तों कुम्हार के लिए, यानी कि जो कुंभकार मटके बनाते थे उनके लिए कुलाल शब्द का प्रयोग हुआ, और जो बढ़ई खाती हुआ करते थे उनके लिए तक्षण शब्द का प्रयोग हुआ। और दोस्तों जो चिकित्सक थे उनको भिषज कहा गया। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रमुख वस्तुएं थे वो कपड़ा, चादर और शाल आदि का निर्माण करते थे। और यहाँ पर दोस्तों व्यापारी के लिए पणि शब्द का प्रयोग हुआ था, जो कि आर्यों की जो गायें चुराता था उनको भी पणि कहा गया। और ये जो व्यापारी लोग हैं वो गायों का व्यापार करते थे। और ये दोस्तों परिवहन के लिए बैलगाड़ी व इक्का गाड़ी का प्रयोग करते थे। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जो कृषि थी उनको प्रमुख रखा गया, यानी कि जो कृषि आधारित क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, और यहाँ पर जो भूमि की अवधारणा है उसने जन्म लिया। तो यहाँ पर दोस्तों कृषि का महत्व भी साथ में बढ़ गया। और यहाँ पर दोस्तों 1050 ईसा पूर्व का अतरंजी खेड़ा एटा में, जो कि यूपी में पड़ता है, वहाँ पर लोहे की कुल्हाड़ी मिली। तो यहाँ पर दोस्तों इस काल के सर्वप्रथम जो साक्ष्य है वो अतरंजी खेड़ा, जो कि यूपी एटा में है। तो यहाँ पर दोस्तों लोहे के औजार मिले हैं दोस्तों। तो इसे दोस्तों आप जरूर ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लोहे के सर्वप्रथम है जो प्रमाण मिले हैं जो कि उत्तर वैदिक काल के थे। और यहाँ पर दोस्तों खेती के लिए ये हल का प्रयोग करते थे। और अगर दोस्तों मैं बात करूं नहरों की, तो यहाँ पर नहरों का पहली बार उल्लेख है वो अथर्ववेद में हुआ है। और नहर को दोस्तों कुल्या कहा गया, यानी कि नहर को भी एक नाम दिया गया जिसका नाम है कुल्या। और यहाँ पर दोस्तों गेहूं, जौ, चावल, गन्ना, मूंग, धान आदि को कृषि के रूप में उगाते थे दोस्तों। और अगर दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर शिल्प, उद्योग, धातु व्यापार, तो यहाँ पर दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन से यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन आया है, जिसमें यहाँ पर है वो धीरे धीरे इनके बारे में जानकारी भी बढ़ गई। अब बात करते हैं दोस्तों वैदिक कालीन सांस्कृतिक जीवन के बारे में। और इसमें जो प्रमुख है वो
देवी देवताओं से संबंधित है। तो पहले बात करते हैं दोस्तों ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो पहले भी बताया था कि ऋग्वैदिक काल का जो कालक्रम है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। और यहाँ पर दोस्तों जो लोग थे वो अलौकिक पूजा में विश्वास करते थे, यानी कि जो दिखता था उसी की पूजा करते थे, यानी कि जो इनके लिए बहुत ही उपयोगी थी उसी को ये भगवान मानते थे। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो पूजा की जाती थी वो प्रकृति की जाती थी, क्योंकि दोस्तों जो भी हमें जीवन जीने के लिए मिलता है वो प्रकृति से ही मिलता है दोस्तों। यहाँ के लोग थे वो बहुदेववादी थे, यानी कि अलग अलग देवताओं में विश्वास करते थे। और इनमें जो अलग अलग देवता थे वो भी अलग अलग देवता थे दोस्तों। और इन देवताओं का वर्गीकरण किया गया, जिसमें अंतरिक्ष के देवता अलग थे, आकाश के देवता अलग थे और पृथ्वी के देवता अलग थे। अंतरिक्ष के देवता में अग्नि, अदिति, सूर्य, मित्र, सविता, उषा इनको रखा गया। आकाश के देवता में अग्नि, इंद्र, मरुत, पर्जन्य, रुद्र इनको रखा गया। और जो पृथ्वी के देवता थे वो थे अग्नि, सोम, बृहस्पति, पृथ्वी, सरस्वती। ये हैं जो पृथ्वी के देवता थे। यानी कि अग्नि जो देवता था वो उनकी सर्वाधिक पूजा की जाती थी, जिनको तीनों वर्गों में रखा गया। और ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो थे इंद्र। ऋग्वेद में इसका 250 बार उल्लेख हुआ है। और इंद्र को वर्षा का देवता और युद्ध का देवता भी कहा गया। और इंद्र के बाद में जो प्रमुख दूसरे देवता थे वो थे अग्नि। और इसके अलावा दोस्तों वरुण शब्द का प्रयोग 30 बार हुआ है। वरुण को जल का देवता कहा गया। और सोम को भी देवता के रूप में पूजा जाता था। सोम है जो मंजुवत पर्वत पर मिलने वाला एक पेय पदार्थ था। और यहाँ पर पशुओं के देवता थे उनको पूषण कहा गया। और आंधी तूफान के देवता को मरुत कहा गया। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराधिकालीन सांस्कृतिक जीवन के बारे में। तो उत्तराधिक काल में जो सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन है वो बहुत ही परिवर्तित हो गया। और इनके जो स्तुति करने का तरीका था वो भी परिवर्तित हो गया। और देवताओं की स्थिति में भी परिवर्तन आया। और आर्य और अनार्य संस्कृति का मिश्रण भी हो गया, यानी कि यहाँ पर जो आर्य की जो भूमिका थी वो कम हो गई और अनार्य जो लोग थे उनका मिश्रण भी होने लगा। और नए सिद्धांतों का उदय हुआ और प्रतिक्रियावादी तत्वों ने जन्म लिया। और ऋग्वैदिक काल में जो लोग अलौकिक जो सामने दिखती है उन्हीं की पूजा की जाती थी, परंतु उत्तराधिक काल में यहाँ के लोग हैं वो पारलौकिक जीवन में विश्वास करने लगे, जो कि अदृश्य जो चीज़ें थी उन्हीं को ही देवता मान लिया गया। और यहाँ पर दोस्तों यज्ञ का महत्व बहुत बढ़ गया, जिसमें राजसूय, वाजपेय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ है वो होने लगे। और इन यज्ञों के लिए है वो ब्राह्मण को बुलाते थे। और इसी कारण है वो ब्राह्मणों की भूमिका है वो उत्तराधिक काल में बहुत बढ़ने लगी। और ब्राह्मणों पर जो खर्चे होने लगे यानी कि वो बहुत ज़्यादा हो गए। और यहाँ पर दोस्तों जो यज्ञ होते थे उनमें पशुओं की बलि दी जाने लगी। और यहाँ पर दोस्तों लोगों को समुद्र पार जाना है वो वर्जित कर दिया गया। और इस काल में दोस्तों कर्मकांड व आडंबर की शुरुआत होने लगी। और जो देवताओं की स्थिति में जो परिवर्तन आया उसमें प्रजापति को सर्जन का देवता कहा गया, रुद्र को क्रोध के देवता और विष्णु को संरक्षण का देवता कहा गया। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराधिक काल में कैसे आर्य और अनार्य संस्कृति का मिश्रण हुआ। जादू टोने बढ़ने लगे, वशीकरण, भूत पिशाच इस प्रकार के कार्य है वो बढ़ने लगे। इसी कारण आर्यों की जो संस्कृति थी उसमें अनार्य संस्कृति भी आ गई। और यहाँ पर दोस्तों औषधियों का उपयोग होने लगा और अथर्ववेद में इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। और उत्तराधिक काल में कुछ नए सिद्धांत थे उनका भी उदय हुआ, जिसमें ब्रह्मलोक की अवधारणा, नरक शब्द का प्रयोग, पुनर्जन्म की अवधारणा, मोक्ष की प्रधानता, अद्वैतवाद का सिद्धांत और दर्शन की बातें होने लगी। यानी कि यहाँ के लोग हैं वो आत्मा और परमात्मा इन चीज़ों पर विश्वास करने लगे। और इसी कारण दोस्तों है वो राजा है वो यज्ञ कराया करते थे और यज्ञ में बहुत सारा खर्चा होता था। इसी कारण है वो ब्राह्मण को है वो उच्च स्थान दिया गया। और बात करें दोस्तों समुद्र पार जाना है वो वर्जित कर दिया गया, जिसके कारण है वो वैश्यों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। और यज्ञों में दोस्तों बैल और घोड़ा यानी कि पशुओं की बलि दी जाने लगी, जिसके कारण है वो वैश्य जो अपना व्यापार करते थे कृषि पशुपालन इनमें दोस्तों बहुत ही कमी आई। इसी कारण है वो एक प्रतिक्रियावादी तत्वों ने जन्म लिया, जिसमें जो आडंबर और कर्मकांड होने लगे उनके विरुद्ध है वो नए सिद्धांत है वो उत्पन्न हुए। और इसी के बाद है दोस्तों बौद्ध और जैन धर्म, दो प्रकार के धर्म भी आए हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे दोस्तों महाजनपद काल के बारे में। और अगर दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि वीडियो कैसी थी। मिलता है दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।